अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है। और आज का हमारा जो लेक्चर है, ठीक है, वो है मॉडलिंग डाटा इन ऑर्गेनाइजेशन। अब मॉडलिंग डाटा इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सिंपली हमारा ये जो सब्जेक्ट चल रहा है ये डाटाबेस का चल रहा है। ठीक है। तो इसमें हमने डाटाबेस के रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो एक डाटाबेस को क्रिएट करती है। अब उसको डाटाबेस किस तरह इस्तेमाल इस्तेमाल करना, ठीक है, या उसको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है डाटाबेस से, या एक जो प्रोग्रामर या डिज़ाइनर, डाटाबेस डिज़ाइनर, ठीक है, वो डाटाबेस को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस क्रिएट करना, तो उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसकी को यूज़ करते हुए वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटाबेस को बना सकता है। अब अगर सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम मुख्तलिफ पढ़ेंगे कि किस तरह डाटाबेस को मॉडलिंग के तौर पर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या होता है, जिस तरह आप ये कह लें कि एक कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है, इसका कंसेप्चुअल डिज़ाइन बनाया जाता है कि वो किस तरह वर्क करेगा। ठीक है, या मेन ये काम जो होता है कि ये डिज़ाइनर और जो एंड यूज़र यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन इसको इस्तेमाल करती है, ठीक है, उसके दरमियान ये सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन का काम करता है। क्योंकि डिज़ाइनर जो होता है उसने जब ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बनाना होता है या डाटाबेस बनानी होती है, तो वो क्या करता है कि वो सबसे पहले इसको ग्राफिकली ड्रा करता है, ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, वो उनको दिखा सके कि क्या ये डाटाबेस जो बना हुआ है या जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ये उसकी एक ग्राफिकल पिक्चर है, तो क्या उनको ये सूट करती है, ठीक है, कि वो इसके मुताबिक ही काम करना चाहते हैं। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कि डाटाबेस की जो मॉडलिंग होती है उसके लिए बेसिक पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करूँगा कि इंट्रोडक्शन में किस तरह चीज़ें जो होती हैं वो एक डिज़ाइनर हैंडल करता है या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स होते हैं वो किस तरह इसको हैंडल करते हैं। सबसे पहले जब भी डाटाबेस को बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ज़ाहिर है उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, अपने फंक्शंस वगैरह या इवेंट्स वगैरह होते हैं जिसको वो फॉलो करते हुए क्या करते हैं कि उस डाटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि इसको एक ज़ाहिर है जब उन्होंने एक डाटाबेस को यूज़ करनी है तो उन्होंने अपनी कंपनी के रूल्स या फंक्शनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए एक पहले तो डाटाबेस बनवानी है और फिर इसको यूज़ करना होता है। और इसके बाद डिज़ाइनर क्या करता है कि वो एक ग्राफिकल पिक्चर जो होता है डाटाबेस की, ठीक है, वो उनको दिखाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस तरह ग्राफिकल पिक्चर में जो डाटाबेस है उसकी मॉडलिंग की जाती है, यानी उसको किस तरह पिक्टोरियल फॉर्म में डिफ़ाइन किया जाता है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि इस जो भी उसके वो अपना जो भी बिज़नेस रूल्स होते हैं, ठीक है, किस तरह वो वर्क करते हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं, क्या क्या उनकी पॉलिसीज़ है, ठीक है, और कितनी कितनी वो एक्सेस हर एक को देना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पहले डिज़ाइनर को इसके बारे में डाटा मुहैया करते हैं। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में SDLC पढ़ा था, ठीक है, SDLC तो एक बेसिकल उसका डेवलपमेंट साइकिल है, ठीक है, यानी पूरे का पूरा डेवलपमेंट है जिसके तहत डाटाबेस जो होता है वो जनरेट होता है या क्रिएट होता है। तो ये जो इसको सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये एज ए इंफॉर्मेशन या उसका जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, उसके हवाले से इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो जितनी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, या अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले डाटाबेस को यूज़ नहीं कर रही होती, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि जी डाटाबेस ने किस तरह वर्क करना है, या उनके अपने दिमाग में होता है कि हमारा डाटाबेस जो है वो इस तरह वर्क करना चाहिए। तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो इसको इस तरह की बहुत ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो करती है, रिक्वायरमेंट जो होती है वो मुहैया करती है। अब इसके अंदर फिर क्या किया जाता है, मुख्तलिफ डाटा की डेफिनेशन वगैरह यानी डाटा की टाइप्स वगैरह, उसके बाद डाटा किस तरह का होना चाहिए, डाटा को किस तरह वर्क करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेशन वगैरह जितनी भी किस्म की होती हैं वो इसके अंदर ही यानी कि
पिक्टोरियल फॉर्म में ही वो क्या किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर वगैरह को वो मुहैया कर दी जाती हैं। अब जब भी डाटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, अब इसमें ज़ाहिर है बिजनेस रूल जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनको तो सबसे पहले हमने फॉलो करना ही होता है। इसके अंदर जो अब जो पिक्टोरियल फॉर्म में डाटाबेस, या आप कह लें कि डाटाबेस की एक पिक्चर वगैरह हम ड्रा करते हैं कि ये डाटाबेस किस तरह काम करेगा, इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस होंगी। ये क्लासेस का मतलब है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे होते हैं और किस तरह वो आपस में काम करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले जो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे वो इसके कुछ बेसिक पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन इसकी देखते हैं। सबसे पहला होता है एंटिटी। डाटाबेस के अंदर कोई भी जो मेन ऑब्जेक्ट जिसको मेन कहा जा सकता है वो एंटिटी या ऑब्जेक्ट होता है। अब एंटिटीज़ क्या होता है, एंटिटीज़ कोई भी वो चीज़ हो रही होती है जो कि डाटाबेस जिसके मतलब डाटाबेस बन रहा होता है। अब सिंपल है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटाबेस बनवा रही है तो उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे और वो जितने भी डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड डाटाबेस क्रिएट हो रही होती है वो उसकी एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। उसके बाद आगे इसकी दूसरी जो बेसिक एक टर्म यूज़ की जाती है वो एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि अब एक एंटिटी तो होती है, फॉर एग्जांपल वो डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसको हैंडल करना जो कि एट्रीब्यूट की शक्ल में वो डिफाइन की जा सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट का डिपार्टमेंट है, ठीक है, या आप ये कह लें कि आपका कोई स्टॉक का डिपार्टमेंट है। तो आप अच्छा स्टॉक का तो एक डाटाबेस क्रिएट हो जाता है, लेकिन अब स्टॉक के अंदर होता क्या क्या है कि कौन कौन सी चीज़ है, तो वो जितनी भी स्टॉक के रिलेटेड, ठीक है, यानी स्टॉक डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो एज ए एट्रीब्यूट्स के तौर पर उसके साथ जोड़ दी जाती है। इसकी अगर मैं सिंपल सी मिसाल दूँ, एक डाटाबेस अगर कोई कस्टमर का डाटाबेस जनरेट हो रहा है, ठीक है, अब कस्टमर जो है वो तो एज ए एंटिटी आ गया, लेकिन अब कस्टमर का जो कह लें कि आईडी कार्ड है, उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह है, या इस तरह की जो कस्टमर के रिलेटेड जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी वो एज ए एट्रीब्यूट्स के तौर पर वहाँ पे जनरेट होती हैं। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप अब इनके दरमियान मुख्तलिफ इकसाम के रिलेशनशिप्स क्रिएट किए जाते हैं। जिस तरह कुछ रिलेशनशिप्स हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़े थे कि वो रिलेशनशिप्स किस तरह के होते हैं, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू वन और मैनी टू वन। इस तरह के ये रिलेशनशिप जो होते हैं इनके दरमियान क्रिएट किए जाते हैं। आजकल डाटाबेस को ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर की तकनीक जो यूज़ होती है वो केस, ठीक है, यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें क्या किया जाता है कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ख़ास किस्म की टर्म्स होती, एक इस तरह की ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है कंप्यूटर के अंदर जो कि क्या करती है कि खुद कार तरीके से ये काम करती है। अब इसकी अगर सिंपल सी मिसाल दूँ मैं, जब कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डाटाबेस को भी ज़ाहिर है जनरेट करना होता है। अगर कोई किसी किस्म की वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन वगैरह बना रहा है तो उसके अंदर डाटाबेस भी स्टोर होता है। तो वो क्या करते हैं कि सिंपल उसकी जो क्लासेस होती हैं उसको डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, और डिफ़ाइन करके वो जब डाटाबेस के साथ अटैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उनकी डाटाबेस जो होती है वो क्रिएट होती है। यानी इस तरह के जो टूल्स होते हैं जो कि खुद कार तरीके से ही आगे डाटाबेस को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। उसके बाद इसके कुछ बिजनेस रूल्स के अलावा इसके कुछ और चीज़ें भी रह जाती है, कुछ एडिशनल टास्क वगैरह, जिस तरह के उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं कि किस तरह का ये होना चाहिए, नेटवर्क्स होना चाहिए, लोगों के बारे में, प्लेसेस के बारे में कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं, ठीक है, या उनके रिलेटेड किस तरह का ये डाटा बन सकता है। तो इस तरह जितनी भी तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो यहाँ के पर आके डिफ़ाइन कर दी जाती हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा डाटाबेस जिस चल रहा है उसको रिलेशनल डाटाबेस कहा जाता है, ठीक है। रिलेशनल डाटाबेस का हमने पीछे कुछ इसका पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था जिसमें मैंने आपको फॉरेन की और प्राइमरी की के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। वो इंशाल्लाह आगे जब हम पढ़ेंगे तो मुकम्मल तौर पर फॉरेन की और आपको प्राइमरी की के बारे में मुकम्मल उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे टॉपिक्स के हवाले से। तो रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है कि इसको डाटाबेस को आपस में इस तरह रिलेट कर दिया जाता है कि जितने भी
डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपके डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल वगैरह बने हुए होते हैं, ठीक है, वो क्या उनको फॉरेन की और प्राइमरी की मदद से आपस में इस रिलेट कर दिया जाता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो वहाँ से वो तमाम डिपार्टमेंट से इकट्ठी होकर वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है, और ये रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही ज़्यादातर डिपेंड करती है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर का डाटा रखा हुआ है या आपने एम्प्लॉय का डाटा रखा हुआ है, अब आप क्या करते हो कि जी आप एम्प्लॉय में जाते हो, वहाँ पे आप ये देखना चाहते हो कि जी ये हमारा एम्प्लॉय, इसका नाम ये है, मैंने इसके रिलेटेड ये डाटा जो है ना कलेक्ट करना है। अब एम्प्लॉय का जो डाटा है वो एम्प्लॉय के अंदर तो सिर्फ क्या पड़ा होगा, उसका नेम पड़ा होगा, उसके बाद उसका आईडी कार्ड या डिपार्टमेंट नंबर पड़ा होगा। लेकिन उसके बाद ये किस डिपार्टमेंट में काम करता है, ज़ाहिर है वो कहाँ पे पड़ा होगा, वो उसके डिपार्टमेंट्स के अंदर, और उसकी पोस्ट या उसकी डेजिग्नेशन क्या है वो भी डिपार्टमेंट ही उसको डिफाइन करता है कि इसकी पोस्ट या डेजिग्नेशन ये है। तो अब जब भी आप कस्टमर के बारे में कस्टमर का डाटा निकालते हो तो उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी जगह पे उसका डाटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है, वो सारा इकट्ठा होकर आपको शो करवाता है। हालांकि आपने सिर्फ कस्टमर का देखा है, तो ये ही रिलेशनल डेटाबेस का कमाल होता है कि ये क्या करता है कि जितनी भी एक कस्टमर का या एक एम्प्लॉय का जो तल्लक बन रहा होता है किसी भी डिपार्टमेंट से, वो सारे का सारा या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका जो डाटा कहीं पे भी सेव हुआ है वो आपको शो करवा देता है। उसके बाद सब इसको इस टर्म को जो डेटाबेस मॉडलिंग है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था की चैन ने, ठीक है, ये 1976 की बात है। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर और फर्दर काम किया और इसके अंदर और भी इन्हेंसमेंट की हैं, ठीक है, यानी इम्प्रूवमेंट की हैं। उसके बाद जो सबसे मेन काम किया था वो 1995 में इसको 10 मुख्तलिफ तरह के रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए डिफ़ाइन किया गया था जी कि डाटाबेस को किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है या इसको ग्राफिकली आप किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो। ग्राफिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मकसद ये होता है कि कोई भी डिज़ाइनर जो होता है डाटाबेस डिज़ाइनर, वो अपने लिए एक खाका कह लें जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, वो एक खाका तैयार करता है कि डेटाबेस किस तरह काम करेगा और क्या कि इसके अंदर एंटिटीज़ वगैरह होंगी और इनके दरमियान किस तरह के रिलेशनशिप जो हैं वो कायम होंगे। उसके बाद आगे जब भी डाटाबेस को क्रिएट किया जाता है मॉडलिंग के ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो उसकी डाटा इंटेग्रिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि डाटा क्या किस तरह का बन रहा है, यानी कि उसके मेन चीज़ क्या है। एक डाटाबेस के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जी हमने ये डाटाबेस इस तरह किस्म का यूज़ कर रहे हैं और हमें इस किस्म का डाटाबेस चाहिए। तो क्या किया जाता है, डाटा की इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाता है कि डाटा जो डाटाबेस हम बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, यानी उसके अंदर कोई भी ख़राबी वगैरह नहीं आनी चाहिए। ये जो होते हैं कुछ मेन पर्पसेस होते हैं डाटाबेस के, जो कि जिसमें सबसे जो आता है वो डाटा इंटेग्रिटी या डाटा एक्यूरेसी आता है कि डाटा के अंदर कोई भी ख़राबी मौजूद ना हो। उसके बाद आता है रिच डाटा रिसोर्स, यानी डाटाबेस जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो हर तरह सपोर्ट करे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो जो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसको मुहैया करे। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटाबेस तो मेंटेन करती है, लेकिन इसके बारे में इसके अलावा वो कुछ और चीज़ें भी इससे रिक्वायर्ड करें, जिस तरह रिपोर्ट्स जनरेट करना या और भी अपनी मंथली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, वो भी इस तरह के, यानी इसको इतना यूज़फुल होना चाहिए कि ये क्या कर सके कि उसके जितनी भी किसी भी ज़रूरत होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को, वो उसके बारे में मुकम्मल तौर पर उसको डिफ़ाइन कर सके। उसके बाद इसका है लॉन्गर यूज़फुल, यानी कि डाटाबेस को इतना एक लंबे अरसे तक काम करना चाहिए। ये नहीं कि जी अब कुछ देर तक तो इसने किया है तो आगे नहीं काम करेगा। डाटाबेस की एक तो ये बहुत खूबी है, बड़ी खूबी है कि क्या होता है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि आप इसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, और उसकी ऐड या रिमूव करने की वजह से आपके डाटाबेस ख़राब नहीं होगी, बल्कि आपको कुछ उसकी अपडेशन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से डाटाबेस जो है वो फिर आपकी सेम टू सेम उसी तरह चल पड़ेगी। आजकल लोग ज़्यादातर रिलेशनल डाटाबेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। रिलेशनल डाटाबेस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, जब कोई भी ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो होता है जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है, इस किस्म के सॉफ्टवेयर जब यूज़ किए
कोई ऑर्गेनाइजेशन बनवाती है तो ज़ाहिर है उसका डाटाबेस जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही वो जनरेट कर दिया जाता है। और वो जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करवाती है तो जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इसका जो डाटाबेस है उसको वो एज ये कह लें कि एज ए एडिशनल के तौर पर उसको देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो यूज़ करना है, ठीक है, वो क्या होगा कि वो वो कोई भी प्रोग्राम जो होगा वो उस डाटाबेस के बगैर बना नहीं सकते। तो लिहाजा डाटाबेस जो होती है वो एक एडिशनल के तौर पर कोई भी जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है उसमें दी जाती है। तो आजकल चूँकि रिलेशनल डाटाबेस बेस का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये होता है कि ये एक बहुत वसी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने यूज़र को वो देता है, जिसकी वजह से रिलेशनल डाटाबेस आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे हमारा जो टॉपिक है वो है ईआर मॉडल, ठीक है। ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशन मॉडल। एंटिटी रिलेशन मॉडल सिंपली क्या है कि ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसी भी यूज़र के लिए, जो कि यूज़र के और प्रोग्रामर के दरमियान एक ख़ास किस्म की कह लें कि रिप्रेजेंटेशन करता है डाटाबेस को, और वो ईआर मॉडल के ज़रिए ही उसको क्रिएट किया जाता है। अब ईआर मॉडल के अंदर ज़ाहिर है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कंपनी का डाटाबेस वगैरह जनरेट किया जाता है, ठीक है, जनरेट करने के नतीजे में क्या होता है कि उसका कोई ना कोई लॉजिकली डाटाबेस को क्रिएट किया जाता है सबसे पहले, ठीक है, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके साथ काम करेगा, ठीक है, या किस डिपार्टमेंट को किसके साथ काम करना चाहिए को। तो इस तरह जितनी भी एक लॉजिक क्रिएट की जाती है डाटाबेस के अंदर, या ऑर्गेनाइजेशन के डाटाबेस के अंदर जितनी भी लॉजिक क्रिएट की जाती है वो सारी की सारी ईआर मॉडल यानी एंटिटी रिलेशन के साथ उसको डिफाइन किया जाता है। अब उसकी आगे एक सिंपल सी सैम्पल डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी बुक में कोई और है लेकिन यहाँ पे मैंने ज़रा एक सिंपल सी डायग्राम आपको डिफाइन के लिए दी है। यहाँ पे मुख्तलिफ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप्स की किस तरह काम करते हैं और ये क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पे डाटा बेस क्रिएट की हुई है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट जो होता है, ज़ाहिर है एक डिपार्टमेंट जो है वो सुपरवाइज कोई ना कोई सुपरवाइज उसको कर रहा होता है, ये नहीं होता कि कोई एक डिपार्टमेंट और उसका सुपरवाइज़र कोई ना हो। तो लिहाजा इसके दरमियान जो डिपार्टमेंट और सुपरवाइज़र के दरमियान रिलेशन बनेगा वो 1-1 का ही रिलेशनशिप क्रिएट होगा, और एक सुपरवाइज़र जो होगा वो एक ही डिपार्टमेंट को रन कर सकता है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट के अंदर कई एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या ठीक है, एक डिपार्टमेंट के अंदर कई एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं और कई एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एक डिपार्टमेंट के अंदर हो सकते हैं। ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इनके दरमियान बनता है। यहाँ दूसरा अगर रिलेशनशिप देखें ये आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये रिलेशनशिप को रीड किया जाता है या इसके बारे में देखा जाता है कि ये रिलेशनशिप किस तरह क्रिएट होते हैं। अब कम से कम अगर कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसका एक ना एक तो एम्प्लॉय लाजमी होगा, और एम्प्लॉय के अलावा उसके एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, या एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है या वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है। अब कोई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, ठीक है, वो अब ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट कोई भी प्रोजेक्ट असाइन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक एम्प्लॉय तो लाजमी तौर पर काम करेगा। ये नहीं होगा कि एक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया और उसके ऊपर कोई बंदा हायर ना किया हो, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक एम्प्लॉय काम लाजमी करेगा, ठीक है, और या एक से ज़्यादा एम्प्लॉय भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक एम्प्लॉय जो उसको कई प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, ठीक है, या एक एम्प्लॉय या के पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे ज़ीरो और क्रो फुट का जो रिलेशनशिप है, क्रो फुट मैनी को ज़ाहिर करता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको तीन कह लो कि सीसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये इस तरह का जो होता है ये मैनी को ज़ाहिर करता है। आगे इसके बारे में फर्दर जिस तरह आप इसकी कार्डिनैलिटी के बारे में या इसके रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते जाएंगे तो आपको इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी। सिंपली ये सिर्फ आपने अभी इस डायग्राम को देखना है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो हमारा
आगे टॉपिक है वो है ईआर मॉडल नोटेशन। अब ईआर मॉडल जब क्रिएट किया जाता है तो ज़ाहिर है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ ना कुछ पिक्चर या पिक्चर इस तरह डिफ़ाइन की जाती हैं जो कि इसको डिफ़ाइन कर सकें। अदरवाइज़ अगर तो डेटाबेस क्रिएट किया है इसके बारे में आपको पिक्चर के बारे में नहीं पता कि ये पिक्चर क्या काम करती है, तो आपको उस डेटाबेस का क्रिएट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। सबसे पहले इसकी आती है एंटिटी टाइप्स। एंटिटी टाइप्स मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होती हैं, कि कोई भी इस तरह की एंटिटीज़ या जिसके रिलेटेड डाटाबेस आपकी जनरेट हो रही होती है वो इसकी एंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन है उसका डाटाबेस जो होता है वो उसके डिपार्टमेंट जो होते हैं वो इसकी एंटिटीज़ होती हैं। अब कुछ स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ होती हैं, कुछ वीक एंटिटीज़ होती हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी एंटिटी के बगैर भी एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, और वीक एंटिटीज़ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी एंटिटीज़ के बगैर एग्जिस्ट ना कर सकती हो। ठीक है, जिस तरह सिंपल सी बात है, अगर प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ, अब प्रोजेक्ट के ऊपर किसी ना किसी एम्प्लॉय ने तो काम करना है, लेकिन अगर एम्प्लॉय नहीं होगा तो प्रोजेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, ये वीक एंटिटी की मिसाल है, यानी एम्प्लॉय गया तो वहाँ से प्रोजेक्ट का भी ख़त्म हो गया। तो लिहाजा क्या होता है कि ये दोनों जो होती हैं, ये एक एक जो इसकी वीक एंटिटीज होती हैं ये किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर एग्जिस्ट या डिपेंडेंट लाजमी तौर पर होती हैं। अगर वो दूसरी नहीं होगी तो वो एंटिटी भी नहीं होगी। तो वीक एंटिटी जो होती है वो इस तरह होती है। एसोसिएटिव एंटिटीज़ होती हैं कुछ। एसोसिएटिव एंटिटी जो कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स को डिफाइन करती हैं या वो एसोसिएट करती हैं। जिस तरह टीचर रीड्स द क्लास, यानी कि ये इस तरह की एक एग्जांपल है। अब टीचर एक एंटिटी है, क्लास एक एंटिटी है। ठीक है, अब एसोसिएटिव क्या है कि या ज़ाहिर रीड्स जो है वो इसकी एसोसिएटिव एंटिटी कहलाएगी। यानी अगर टीचर होगा तो क्लास रीड करेगी, अदरवाइज वो रिलेट नहीं करेगी। यानी एसोसिएटिव जो है ये क्या करती है कि ये एसोसिएट करती है एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ। उसके बाद इसके कुछ रिलेशनशिप्स हैं। सबसे पहला जो रिलेशनशिप है वो यूनिनरी रिलेशनशिप आता है। ठीक है, यानी कि उसी ऑब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप बनता है उसको यूनिनरी रिलेशनशिप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर है। ठीक है, टीचर रीड्स विद टीचर्स। ठीक है, अब ये टीचर का जो टीचर के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, चूँकि ये सेम एंटिटी है तो लिहाजा इस तरह के दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा वो यूनिनरी रिलेशनशिप ही बनेगा, जो कि एक ही ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट होता है उसको यूरिनरी कहा जाता है। यानी इसका किसी दूसरी क्लास या एंटिटी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। अब वो दूसरा रिलेशनशिप होता है उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप बनता है उसको बाइनरी रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। ठीक है, बाइनरी रिलेशनशिप में क्या होता है कि ज़ाहिर है दो एंटिटीज़ या दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप क्रिएट होगा उसको बाइनरी रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। उसके बाद तीसरा आता है टर्शरी रिलेशनशिप। ठीक है, टर्शरी रिलेशनशिप में क्या होता है, टर्शरी में दो से ज़्यादा या आप कह सकते हो कि तीन जो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप बनता है उसको टर्शरी रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। ये सिंपल क्या उसकी कुछ नोटेशंस हैं। ठीक है, डेटाबेस के हवाले से जहाँ पे जब आगे इसकी मॉडलिंग करेंगे, ठीक है, या डेटाबेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे या डायग्राम की मदद से, तो फिर वो ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। उसके बाद आगे पर कुछ इसकी कार्डिनैलिटी हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लाइन्स लगा के इसके ऊपर जो वन को क्रिएट किया जाता है, ये इसका जो रिलेशनशिप बनता है वो वन का रिलेशनशिप बनता है। जिस तरह हमने पिछले में देखा था कि यहाँ पे सिंपल सी मिसाल है कि एक प्रोजेक्ट जो होता है वो एक एम्प्लॉय तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर लाजमी तौर पर ही होगा। ठीक है ये जो रिलेशनशिप वन का होता है कि एक बंदे का कम अज़ कम होना लाजमी ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है मैनी। मैनी जो होता है ये क्रो फुट या एक जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में पंजा कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरह क्रो फुट मतलब होता है जिस तरह जो कवा होता है उसका पाँव जिस तरह का होता है। ठीक है, वो उसको क्रो फुट का नाम दिया जाता है। ये जो रिलेशनशिप है ये मैनी को ज़ाहिर करता है। ठीक है, अगर इसमें आपको ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको आपको पिछली मैं दिखा सकता हूँ कि ये किस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल सी ये क्रो फुट है, ये मैनी मैनी रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रहा है पहले प्रोजेक्ट के दरमियान और एम्प्लॉय के दरमियान वो मैनी टू मैनी का बन रहा है। ठीक है, यानी कि कई एम्प्लॉय जो होते हैं वो कई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप ज़ाहिर कर रहा है। ये जो क्रो फुट का निशान दोनों तरफ बना हुआ है ये मैनी टू मैनी को ज़ाहिर करेगा।
उसके बाद यहाँ पे आगे तीसरा जो है वो वन वन का रिलेशनशिप है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले पढ़े थे वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। अब एक चीज़ हो सकती है, अब इसके अलावा और भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि कोई चीज़ जो होती है उसका नहीं भी हो सकता आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह डिफाइन की जाती हैं, ठीक है। वन वन का रिलेशनशिप है। अब वन वन का जो रिलेशनशिप बनेगा यानी कि वो इस तरह बनेगा कि एक ही कस्टमर या एक ही जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। और दूसरा कि एक ही प्रोजेक्ट जो होगा वो सिर्फ एक ही एम्प्लॉय के पास होगा। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप क्रिएट होगा इसको वन टू वन रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है ज़ीरो और वन, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होता है कि एक जो एम्प्लॉई है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। एक एम्प्लॉई के पास एक प्रोजेक्ट हो सकता है या एक एम्प्लॉई के पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। तो जो ज़ीरो होता है ये नहीं को ज़ाहिर करता है कि यानी इसके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। ये दोनों के रिलेशन के दरमियान ये ज़ाहिर करता है कि इस वक्त ये एम्प्लॉय है, ठीक है, लेकिन इसके पास जो है वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसको फिर ज़ीरो से ज़ाहिर किया जाता है। तो ज़ीरो वन का मतलब ये होता है कि या तो है या नहीं है, ठीक है। यानी ज़ीरो का मतलब है कि इसके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है और वन का मतलब ये है कि इसके पास एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद नीचे है वन टू मैनी का, ठीक है। वन टू मैनी का इसमें से एग्जांपल मैं यहाँ से लेके आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वन टू मैनी का यहाँ पे रिलेशनशिप आपस में भी बने हुए हैं, ठीक है। या वन टू मैनी का अगर आपको सिंपल सी मिसाल दूँ तो डिपार्टमेंट एक है लेकिन उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ कई ज़्यादा हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो बेसिक डेफिनेशन डेप्थ में समझने वाली चीज़ होती है कि अगर कोई डिपार्टमेंट होगा तो उसका एक एम्प्लॉय तो लाजमी तौर पर होगा। ये नहीं होगा कि डिपार्टमेंट है और उसके अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है, ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये तो उसकी जो कह लें कि एक लिमिट है कि एक डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय तो होगा ही, लेकिन एक डिपार्टमेंट में कई एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो इस तरह नहीं होता कि जी वो एक ही बंदा होता है, बल्कि उसमें आगे क्या करे होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ लोग और भी काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप बनता है वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप इनके दरमियान ये क्रिएट होता है और ये जो क्रो फुट है ये मैनी को ज़ाहिर करता है। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।